हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूज ऑफिसर। तो ये है आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 12वीं के हिंदी असाइनमेंट सितंबर माह के, जहाँ पे सारे आंसर्स हम देखने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के आंसर्स आ जाएंगे यार। साइंस, बायो, जो भी आप बोलो, आर्ट्स, कॉमर्स, सारे आएंगे, कल तक आ जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुँच सके, और अपने दोस्तों यारों में यार इसे शेयर कर देना ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। तो ज़्यादा देर ना करते हो, चलिए शुरुआत करते हैं। और बता दें आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ ताकि हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसंदा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में किसंदा की सोच जीवन के संदर्भ में कितनी तर्क संगत है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नोट लिखा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर छात्र कई प्रकार से दे सकते हैं और अपने हिसाब से आपको देना है। तो हमने जैसा दिया है, आप ये नोट जो लिखा है उसको आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे आंसर से स्टार्ट करना, जो कि है, मेरे जीवन पर मेरी माँ का बहुत प्रभाव है। इस बात को मैं अपनी अच्छी तरह अनुभव करता हूँ। वैसे तो मेरी माँ गृहिणी है, लेकिन उनके सोचने समझने का दायरा बहुत व्यापक है। वह पढ़ी लिखी भी है, इसलिए उनको मेरी समस्याएं बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। मैं उनकी तरह सोचने का प्रयास करता हूँ। वह सही गलत का फैसला बहुत अच्छी तरह कर लेती है। इसी के साथ वह नई सोच एवं चीज़ों के प्रति रुचि से सुनती है। उनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, उनमें सहन शक्ति बहुत प्रबल है। मैं अपनी माँ के इन सारे गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल होते देखना चाहता हूँ। तो इसके इस प्रकार है, आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हम प्रश्न 2 में पहुंचते हैं, जहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में लिखें। तो यहाँ पे काव्यांश आपको दे दिए गया है, तो इसके हम आंसर्स आपको दिखा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के आंसर्स आएंगे, इंग्लिश के आंसर्स आ गए हैं इसके पहले। आपको हमारे चैनल के वीडियो में जाके देखना है और अपने भाई जो 10th का हो, 12th का हो, तो सबको शेयर कर देना है। तो पहला जो का है वो है, उषा का दृश्य कैसा लग रहा है। तो जो उषा कविता के आधार पर सूर्य उदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण है। ठीक है, तो कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लिपा गया हो तथा वह अभी गीला हो। उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख के लिपे गए चौके से की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ऊषा का जादू किस प्रकार टूटता है। तो सूर्योदय होने पर उषा का जो जादू है वो टूट जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणों के प्रभाव से आसमान में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। जिसके आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रोक के भी लिख सकते हो उसको। ग है, गीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है। तो कवि ने गीले आकाश में चमकते सूरज को नीले जल से झिलमिलाती गौरव वर्ण नवयुवती कहा है। गीला आकाश नीले जल के समान है और सफ़ेद चमकता हुआ सूरज सुंदरी की गोरी देह सा प्रतीक होता है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। यहाँ पे तीसरा आंसर आपको दिख पा रहा होगा, वहाँ पे पूछा गया है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस प्रकार सही ठहराया। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखिए। तो जीजी के अनुसार, मनुष्य के पास जो ना हो और वह उसका त्याग करके किसी और को देता है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। इंद्र सेना ऐसे समय में पानी की मांग करती थी जब लोगों के पास स्वयं पानी नहीं हुआ करता था। लोगों अपने घरों से निकाल कर पानी देते। लेखक को पानी की यह बर्बादी पसंद नहीं थी। वह अपनी जीजे को ऐसे करने से मना करती है। तब जीजी ने समझाया कि मनुष्य जब स्वयं निकाल करता है तो वह ईश्वर को विवश कर देता है। ईश्वर उसके त्याग से प्रसन्न होकर उसे इनाम देते हैं, तो इसलिए ऐसा कहा गया। प्रश्न 4 है, जहाँ पे पूछा गया है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने बताया है कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है। उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं। वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5 है, जहाँ पे पहला है, पित्त पात्रिका लिखे जाते हैं। तो पित्त पात्रिका उस पात्रिका को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुयायत में प्रयोग किया जाता है। इसमें समाचार पत्रों की ब्रिक बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। तो खा है, जहाँ पे पूछा गया पत्रकारिता के किन्हीं 2 प्रकार का नाम लिखिए। तो एक है खोजी पत्रकारिता और दूसरा है यहाँ पे खेल पत्रकारिता। तो खोजी पत्रकारिता क्या है, यह एक तरह से जासूसी का ही दूसरा रूप है, जिसमें जोखिम भी बहुत है।
यह सामान्य पत्रकारिता से कई मायनों में अलग और अधिक श्रम साध्य है। इसमें एक एक तथ्य और कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, तब कहीं जाकर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है खेल पत्रकारिता जो है। आज स्थिति यह है कि समाचार पत्रों में पत्रकारिताओं के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्क्रब तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें खेलों का भरपूर कवरेज नहीं होता। तो खेलों के प्रति मीडिया का यह रुझान डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। ठीक है बच्चों। है स्वतंत्र पत्रकार कौन होता है? तो स्वतंत्र पत्रकार यानी फ्रीलांस जर्नलिस्ट, आप इंग्लिश में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो पत्रकारिता की सबसे महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप के तौर पर काम करना चाहता हो और अपनी रचनात्मक क्षमता के जरिए आगे बढ़ता है, जिसको आप स्वयं लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक विधा में व्यापार संभावना है। स्वतंत्र पत्रकारिता में आप किसी के अधीन होकर काम नहीं करते, बल्कि अपने रचनात्मक कार्यों के बल पर पत्रकारिताओं या ऑनलाइन के जरिए पाठकों के बीच अपनी पहचान बनाते हैं। तो जो व्यक्ति लिखता है, जो पसंद करता है, वही आगे बढ़ता है, आप सबको पता होगा। तो पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं यार? यह एक आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण यदि आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता ने भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रिका आदि। तो इस प्रकार जो पांचों है, तो इस प्रकार जो है पांचों वो इस प्रकार कंप्लीट होते हैं। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी विषयों के आंसर्स हमारे चैनल में आ जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।